हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरिया सिंचू शाहपुर। आज का यह जो वीडियो है वह इंग्लिश के मॉडल पेपर का वीडियो है। बेहतरीन वीडियो है बाबू। इस मॉडल पेपर को यदि आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो फिर एग्ज़ाम के पहले आप लोगों को इंग्लिश विषय में डरने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस मॉडल पेपर को पढ़कर बहुत सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। आपको ये सब पता चलेगा कि आखिर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, बुक से क्वेश्चन कितना रहेगा, ग्रामर से क्वेश्चन कितना रहेगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन कितना रहेगा। विभिन्न तरह की समस्याएं आपके मन में अभी होंगी, परंतु इस मॉडल पेपर को देखकर आप एकदम पूर्णतः बेफिक्र हो जाइएगा। ओके, और यह मॉडल पेपर ऑफिशियल मॉडल पेपर है, और ऑफिशियल मॉडल पेपर का अर्थ आप समझते ही हैं कि बिल्कुल इसी पैटर्न का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर तैयार करके रख दिया गया है। बस आपको एग्ज़ाम देने जाना है। तो एग्ज़ाम देने जाने से पहले इस मॉडल पेपर को ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इस मॉडल पेपर के आधार पर आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। ओके, और यह जो पेपर है वो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स सभी के लिए है। अतः आप जो भी स्ट्रीम लिए होंगे आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इंग्लिश के पेपर को भली भांति समझ सकते हैं। ओके, और यदि आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप देखिएगा तो इस चैनल पर बहुत सारे पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसको आप देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और यदि कर चुके होंगे सब्सक्राइब तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये इंटर का जो पेपर है इसमें देखते हैं कि इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन आए गए हैं और उनका जवाब क्या होगा। ओके, चलिए सबसे पहले तो ग्रामर है। 60% तो भाई ग्रामर से ही है, अतः आपको ग्रामर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप सिंटेक्स पढ़ लीजिए, वर्ब पढ़ लीजिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ लीजिए और प्रीपोजिशन पढ़ लीजिए। यदि और टाइम बचे तो वॉइस नरेशन पढ़ सकते हैं। अन्यथा 40 ऑब्जेक्टिव बुक से पूछता है, उसमें से 30-32 लगभग ही आप चुन पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस भारी रहते हैं। कम से कम 18-20 क्वेश्चन के लिए आपको ग्रामर देखना पड़ेगा। तो यदि आप 4-5 टॉपिक बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपका ग्रामर क्लियर हो जाएगा, जैसे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, सिंटेक्स, प्रीपोजिशन और टाइम एंड टेंस देख लीजिएगा, और टाइम मिलेगा तो वॉइस नरेशन और आर्टिकल तो बिल्कुल ही देखना है। ओके, ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला का उत्तर गौर से एकदम देखिएगा। ओके, चलिए। शी विल बी डैश मी टुमारो। वह कल मुझसे मिलता रहेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में तो आईएनजी लगता है, तो इसीलिए हम लोग पहला का सही जवाब क्या समझेंगे, ए समझेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 2। ही डैश नॉट ऑफर सिंपैथी। चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो ही डजंट, ही के साथ तो डज लगता है बाबू, तो ही डजंट दूसरा का सही जवाब होगा ए। ओके, चलिए तीसरा। रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। जल्दी चलो अन्यथा तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। ये कंजक्शन है, तो दोनों वाक्य को जोड़कर एक वाक्य बनाना है। तो एक वाक्य जब आप बनाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि जल्दी चलो अन्यथा तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, यानी तीसरा का ए हो जाएगा। एल्स अन्यथा के सेंस में आता है। चलिए चौथा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें से 3 गलत वर्ड है, एक इसमें सही है। आपको सही वाला चुनना है। तो नेगेटिव लिखा है, नेगेटिव लिखा है, निगेटिव, हमको लगता है सी होगा। चलिए चौथा का सही जवाब सी होगा। ओके, जहाँ कुछ दिक्कत हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हर आपकी दिक्कत को सॉल्यूशन दिया जाएगा। ओके, चलिए 5वां नंबर। माई कज़न इज क्लाइंबिंग द ट्री। देखते हैं ये सवाल क्या है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, यानी इसका पैसिव वॉइस आपको बताना है। देखिए छोटा कर दिया, अब दिखाई देगा। माई कज़न इज क्लाइंबिंग द ट्री, ऊपर क्वेश्चन है, अब इसका क्या होगा, पैसिव वॉइस। तो द ट्री से स्टार्ट करिए, और इज क्लाइंबिंग लगा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें बीइंग लग जाएगा। तो द ट्री इज बीइंग कहीं है या पहला में ही है, तो 5वां का सही जवाब हो जाएगा ए। 5वां का सही जवाब हो जाएगा बाबू ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। एवरी रोज हैज अ थॉर्न। हर गुलाब में एक कांटा होता है, यानी बिना कांटे का कोई गुलाब नहीं होता है।
इसी तरह इसको निगेटिव में बदल देना है। तो चलिए क्या होगा इसका निगेटिव, जल्दी से आप बतलाइए। या बिना कांटे का कोई गुलाब ही नहीं होता है, तो छुआ का सही जवाब होगा ए, देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न। अगला 7वां, तरुण विल कम डैश ट्यूसडे। तो किसी भी दिन के नाम के पहले प्रीपोजिशन यदि भरना हो तो 7वां का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कुछ भी हो, ऑन भरिएगा। ओके, चलिए 8वां नंबर, राजन इज डैश आर लेट। आ गया ना आर्टिकल, हम बोले थे कि आर्टिकल आएगा। तो आर, इसको हावर नहीं पढ़ते, इसको आवर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आवर। तो जब भी आ हरस्वई दीर्घई, हरस्व दीर्घऊ री ए ऐ ओ से उच्चारण वाला कोई शब्द हो तो ऐन भरा जाता है बाबू। अब आप बच्चे नहीं हो जो ए ई आई ओ यू सीखोगे, अब आप प्रोनंसिएशन पर ध्यान दोगे। जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण रहेंगे उसके पहले ऐन भरोगे। ओके, तो ऐन आर लेट, तो इसका सही जवाब होगा सी, 8वां का। चलिए 9वां, व्हाट आई टू डू नाउ। तो 9वां का सही जवाब हो गया व्हाट एम आई होना चाहिए ना, कहीं एम नहीं दिखाई दे रहा, तो यही होगा। बस ये एन की जगह क्या हो जाएगा, एम। क्या हो जाएगा, एम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, आई डोंट लाइक कॉफ़ी डैश टी। मुझे कॉफ़ी नहीं अच्छा लगता है लेकिन टी अच्छा ज़रूर लगता है। तो 10वां का सही जवाब होगा बी। समझ गए ना, आई डोंट लाइक कॉफ़ी बट टी। कॉफ़ी अच्छा नहीं लगता है लेकिन टी लगता है, तो 10वां का सही जवाब होगा बी। अगला क्वेश्चन नंबर 11, चलिए 11 देखते हैं, द कार इज डैश टू ड्राइव। तो द कार इज टू फास्ट टू ड्राइव, 11 का सही जवाब होगा ए। ओके, चलिए, यानी गाड़ी इतनी तेज है, द कार इज टू फास्ट टू ड्राइव, यानी यह टू रिमूवल ऑफ टू में आप जाइएगा तो टू फास्ट टू ड्राइव, यानी गाड़ी को वैसे ज़्यादा तेज चलाना भी नहीं चाहिए लेकिन वह गाड़ी कुछ हद से ज़्यादा ही क्या है, चलाने में तेज फील होती है। आई एम इंटरेस्टेड डैश लर्निंग जापानीज। तो 12 का सही जवाब होगा बी, प्रीपोजिशन क्या होगा, इन। आई एम इंटरेस्टेड इन, मुझे जापानीज लर्निंग सीखने में इंटरेस्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, द कंसर्ट वाज कैंसल्ड। कंसर्ट को कैंसिल कर दिया गया, किसकी वजह से, स्टॉर्म की वजह से, आंधी तूफान की वजह से। तो 13 का सही जवाब होगा ए, ड्यू टू, स्टॉर्म की वजह से। 14, वी आर गोइंग टू द बीच डैश अ स्विम। हम लोग तैरने के लिए बीच जा रहे हैं, समुद्र तट जा रहे हैं। तो 14 का सही जवाब होगा सी, 4 के लिए के क्या आएगा, 4, उद्देश्य का बोध करा रहा है इसीलिए 4। 15, माई फादर से टू मी। चलिए छोटा करके दिखा दे रहे, मेरे पापा मुझसे कहे मे यू बी हैप्पी। तो देखिए बाबू, जिसके शुरू में मे लग जाता है ना वह ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो ये तो आप लोगों को नरेशन में पढ़ा है कि मे को माइट में बदला जाता है। तो मेरे पापा मुझसे कहे तुम हमेशा खुश रहो, ये गलत है, हैप्पी के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क भी होना चाहिए था, खैर नहीं दिया है। तो 15 का सही जवाब होगा बी, माई फादर विश डैट आई माइट लिव लॉन्ग। बाकी देखिए कहीं माइट दिया ही नहीं जबकि मे को माइट में बदला जाता है। तो 15 का सही जवाब होगा बी। 16, यू डैश नॉट वेस्ट योर टाइम। तुम्हें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो यह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, तो 16 का सही जवाब होगा शुड, नीति शिक्षा की बात है। फॉरेस्ट मस्ट बी प्रिजर्व्ड बाय अस, ये पैसिव में दे दिया, अब आपको एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो 17 का सही जवाब होगा बी, वी मस्ट प्रिजर्व फॉरेस्ट। 18, द टीचर एंटर्ड द क्लास, शी स्टार्टेड टीचिंग। शिक्षक क्लास में प्रवेश किए, वे पढ़ाना शुरू कर दिए। दोनों को जोड़कर एक वाक्य बनाना है। तो चलिए यहाँ पर तो चारों ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, आप देखकर बता सकते हैं क्या होगा। ओके, तो द टीचर एंटरिंग द क्लास एंड स्टार्टेड टीचिंग, ये तो गलत लग रहा है। तो 18 का सही यदि जवाब ढूंढा जाए तो हो सकता है 18 का सी, द टीचर एंटर द क्लास एंड स्टार्टेड टीचिंग, यानी शिक्षक क्लास में एंटर किए और पढ़ाना क्या कर दिए, शुरू कर दिए। 19, प्लीज स्टॉप सो मेनी मिस्टेक्स, ज़्यादा गलतियां करना बंद करो। तो 19 का सही जवाब होगा बी,
प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स। 20 नंबर, इट इज रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है ना, ये क्वेश्चन टैग दे दिया तो 20वां का सही जवाब हो जाएगा इजंट इट, क्योंकि इसमें इज लगा है। तो यदि वाक्य अफर्मेटिव होता है तो निगेटिव में, यदि निगेटिव होता है तो अफर्मेटिव में। क्वेश्चन टैग्स का रूल पढ़ाए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, जो भी 11 में पढ़े थे उन लोगों को पढ़ाया गया था। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 21, इट हैपेंड डैश। चलिए क्या होगा इसका, इट हैपेंड डैश, यानी इन द मार्च मंथ, इन मंथ मार्च, इन द मंथ ऑफ मार्च, एट मंथ। तो बी और डी तो पूर्णतः गलत लग रहा है, तो 21 का सही जवाब हो जाएगा सी, इन द मंथ ऑफ मार्च। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग प्रोपोजल का क्या होता है, प्रोपोजल, ए होगा, 22 का ए हो जाएगा। 23, वॉक स्लोली, धीरे चलो अन्यथा तुम गिर जाओगे, तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ए, लिस्ट मतलब होता है, लिस्ट मतलब अन्यथा, यू शुड फॉल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24, द सिनोनिम फॉर गिगेंटिक इज, गिगेंटिक का सिनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनोर्मस, विशाल, विशाल यानी जिसको हम बहुत बड़ा बोल सकते हैं। ओके, तो गिगेंटिक का अर्थ होता है बहुत बड़ा, तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ए। 25, द एंटोनिम ऑफ बाय इज, तो बाय मतलब खरीदना और सेल मतलब बेचना, तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए 26, सिनोनिम फॉर एम्बेरेस्ड इज, तो एम्बेरेस्ड मतलब लज्जाना, शर्माना, तो उसका पर्यायवाची क्या होगा, तो 26 का सही जवाब होगा बी, अशेम्ड हो जाना। चलिए 27 नंबर, द एंटोनिम ऑफ क्विट इज, क्विट मतलब चुप रहो, तो क्विट का उल्टा यदि कहा जाए तो 27 का तो बी लग रहा है कि एक्साइटेड हो जाना। सिनोनिम फॉर नेसेसरी इज, नेसेसरी का पर्यायवाची क्या होगा, तो क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड, जरूरी, 28 का ए हो जाएगा। 29, द एंटोनिम ऑफ निग्लेक्ट इज, निग्लेक्ट मतलब अस्वीकार करना, तो एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, तो एक्सेप्ट तो कहीं दिया नहीं है, तो इसीलिए 29 का हो जाएगा ए, सम्मान करना मतलब उसको एक्सेप्ट करना, वही हो जाएगा। अगला 30 नंबर, सी हैज 5 चिल्ड्रेन, उसके 5 बच्चे हैं, या वह 5 बच्चों को जन्म दे चुकी है, तो चलिए 30 में सही जवाब हो जाएगा सी, ब्रोट अप, ब्रिंग अप मतलब होता है पालन पोषण करना, तो वह 5 बच्चों का पालन पोषण कर चुकी है। 31, द बोतल इज जूस, तो 31 का क्या हो जाएगा ए, फुल विद जूस, बोतल जूस से भरा हुआ है। चलिए 32 नंबर, डू यू हैव डैश होमवर्क, तो डू यू हैव, तो 32 में क्या होगा मच होमवर्क, क्या आपको ज़्यादा घर का मिला है, तो मच, 32 का सही जवाब होगा डी, 32 का डी। चलिए 33, एडिसन डैश द ग्रामोफोन, एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया, तो 33 का सही जवाब होगा बी, इन्वेंटेड, आविष्कार किया बहुत पहले से। खालिस्तान हैज ए कप, हर किसी के पास एक कप है, तो 34 का सही जवाब हो जाएगा डी, एवरीवन हैज। ओके, चलिए एवरीवन से किसी व्यक्ति का बोध होता है, इसीलिए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 35, द नॉइज डैश, वाह इतना ही है, हवा मंद पड़ गई, तो 35 का सही जवाब होगा ए, डाइड अवे, यानी मंद पड़ गई, तो इसका सही जवाब होगा डाइड अवे, यानी मंद पड़ गई, ए, 35 का सही जवाब होगा ए। 36, वी नीड डैश क्लोथ्स, हमें कुछ कपड़ों की ज़रूरत है, जो 36 का सही जवाब होगा सी, फ्यूअर। ओके, चलिए 37,
इट इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम द डैश। कुछ तो ऐसी खासियत है जो हम लोगों को खाली स्थान से अलग करती है। तो 37 का सही जवाब हो जाएगा बी, फ्रूट से। क्यों? क्योंकि मैन, होमोसेपियंस, ह्यूमन सब एक जाति के लग रहे हैं, फ्रूट ही कुछ अलग लिखा हुआ है, तो यही होना चाहिए। ओके, चलिए 38 नंबर। द एंड्स क्राउल्ड डैश अप द ट्री। चलिए इसका बताइए क्या होगा 38 का। तो 38 का हो जाएगा डी, यानी फादर। फार्दर, फार्दर मतलब आगे की ओर। चलिए 39, द नेग्रोस बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम अ स्मॉलर डैश टू ए लार्ज वन। तो 39 का सही जवाब हो जाएगा सी, घेटो। घेटो मतलब होता है गंदी बस्ती। यानी नेग्रो की बेसिक मोबिलिटी है कि वे लोग एक छोटी सी गंदगी से या बस्ती से निकलकर एक बहुत बड़ी जगह पर पहुंच जाएं। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 40 और मात्र 60 रह गया है बाबू। जल्दी जल्दी वीडियो आप लोग देख लीजिए, तब तक लाइक भी कर लीजिए। ओके, देयर वाज डैश वाटर इन द पॉट। पॉट में थोड़ा सा पानी था। तो 40 का सही जवाब हो जाएगा ए, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए अ लिटिल ही बेहतर है। 41, ही लाइक्स टू बी फ्लैटर्ड बाय हिज असिस्टेंट्स। वह अपने असिस्टेंट्स के द्वारा चापलूसी पसंद करता है। तो 41 का क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, तो बाय हिज असिस्टेंस दिया है, तो ये पैसिव वॉइस है और इसको आपको किस में बदलना है, एक्टिव वॉइस में। तो 41 का सही जवाब बी होगा, एक्टिव वॉइस। ही लाइक्स हिज असिस्टेंट्स टू फ्लैटर हिम। चलिए अगला 42, ही सेड आई विल कम अगेन। उसने कहा मैं फिर आऊँगा। तो चलिए 42 का सही जवाब हो जाएगा डी, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिएगा तब। ही सेड दैट ए फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो आई हटकर ही, विल का पास्ट टेंस वुड, कम है तो कम, अगेन है तो अगेन। ओके, 42 का सही जवाब होगा डी। 43, एवरीवन हैज कम, आरंट, कांट दे, हावंट दे, शुडंट दे। एवरीवन हैज कम माने हर कोई आया, हर कोई आया न, ऐसा इसका हिंदी है। तो 43 का सही जवाब होगा सी, हावंट दे। अगला 44 नंबर, आवर टीम डैश द बेस्ट। हमारी टीम बेस्ट है। तो 44 का सही जवाब हो जाएगा ए, इज। टीम इज, टीम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज हो जाएगा। चलिए अगला 45 नंबर, अजीत वाज ऑल बाई डैश एट द पार्ट। तो अजीत वाला का क्या होगा, 45 का ए हो जाएगा, हिमसेल्फ। अजीत वाज ऑल बाई हिमसेल्फ एट द पार्ट। अजीत खुद माने भाग, एक भाग का एक अंग था, ऑल बाई हिमसेल्फ एट द पार्ट। अगला 46, द सिनोनिम ऑफ रिस्ट्रिक्ट इज। रिस्ट्रिक्ट का सिनोनिम क्या होगा, यानी पर्यायवाची क्या होगा। तो 46 का सही जवाब होगा सी, लिमिट। 47, द एंटोनिम ऑफ वैग्यू इज। वैग्यू का एंटोनिम मतलब उल्टा क्या होगा। तो 47 का सही जवाब होगा ए, क्लियर। देखिए वैग्यू मतलब होता है अस्पष्ट या धुंधला, और क्लियर मतलब स्पष्ट हो जाएगा। 48, टू ड्रा अ लाइन, एक लाइन ड्रा करना मतलब लक्ष्मण रेखा खींचना। तो 48 का सही जवाब हो जाएगा ए। ओके, अगला 49, ए न्यू मिनिस्टर हैज टेकन डैश आफ्टर द इलेक्शन। यानी इलेक्शन के बाद एक नया मंत्री तो क्या कर लिया है। तो 49 का सही जवाब हो जाएगा 49 का सी, ओवर, टेक ओवर। 49 का सही जवाब हो जाएगा सी, टेक ओवर। ओके, यानी इलेक्शन के बाद एक नया मंत्री जिम्मेवारी ले लिया है। प्रिजनर्स वर केप्ट इन एन कंडीशन। कैदियों को रखा गया था, कैसे कंडीशन में। तो 50 का सही जवाब होगा सी, अपेलिंग कंडीशन, दुखद स्थिति में रखा गया था। चलिए 51 क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यानी इसमें 3 सेंटेंस गलत है, एक सेंटेंस सही है, आपको सही वाला सेंटेंस चुनना है। तो 51 का सही वाला सेंटेंस क्या होगा, हैव यू रेड
द गीता, यही सही है। आर यू रीड, तो आर के साथ तो यू रीड होगा नहीं। इज यू रेड, ये भी नहीं होगा। मे यू रेड नहीं, सब गलत है। बी डी ये सब गलत है। क्या होगा सही जवाब? ए। 52, द ग्रेट पेंटर एंड पोएट डैश डाइड, तो 52 का सही जवाब होगा बी, हैज डाइड, क्योंकि ग्रेट पेंटर के पहले द लगा है, पोएट के पहले नहीं। ये सिंटेक्स में पढ़िएगा तो पता चलेगा। दोनों के पहले द लगता तो दो गो व्यक्ति का बोध होता, तब प्लूरल वर्ब हो जाता, लेकिन केवल ग्रेट पेंटर के पहले है द, तो सिंगुलर होगा। मैंने एक ही आदमी है जिसमें दो गुण है, वो पेंटर भी है, कवि भी है। ओके बाबू। अ sword was hanging his head, उसके सिर पर तलवार लटक रहा था, तो 53 का सही जवाब होगा ए, सिर पर। ओवर सटा हुआ नहीं था, हटा हुआ था। ओके। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इंटेलिजेंट का सही वाला स्पेलिंग क्या होगा? तो 54 का सही जवाब होगा बी। अगला 55 नंबर, द डॉक्टर्स गो टू डैश हॉस्पिटल रेगुलरली, अब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा बाबू। ओके, छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो 55 का सही जवाब हो जाएगा बी। ओके, द यानी द डॉक्टर्स गो टू द हॉस्पिटल, समझ गए? चलिए 56, लिविंग आर फॉलिंग, लिव्स आर फॉलिंग डैश द ट्री, यानी पेड़ से पत्तियां झड़ रही हैं, तो 56 का सही जवाब हो जाएगा डी, फ्रॉम, पत्तियां पेड़ को छोड़कर दूर हट रही हैं, अलगाव का बोध हो रहा है, तो अलगाव में क्या होता है बाबू? फ्रॉम, तो 56 का सही जवाब हो जाएगा डी। 57, फिर करेक्ट स्पेलिंग चुनना है, 4-5 गो देता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। तो 57 का सही जवाब होगा सी, फेवरेबल, सी सही लग रहा है। 58, वी डैश जली फिल आवर एप्लीकेशन, तो 58 का सही जवाब हो जाएगा सी, वी शुड ड्यूली फिल आवर एप्लीकेशन, माने हमें जल्दी से अपना एप्लीकेशन भर लेना चाहिए। ओके, चलिए द डॉक्टर्स मस्ट कम, अच्छा इसको ऊपर कर देते हैं, फ्रेश दिखाई देगा। द डॉक्टर्स मस्ट कम डैश, द डॉक्टर मस्ट कम डैश द पेशेंट विल डाई, यानी डॉक्टर को तुरंत, एकदम जल्दी, तुरंत आना चाहिए, नहीं तो पेशेंट क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो 59 का सही जवाब होगा सी, नहीं तो अदरवाइज। 60, एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, अब बुक वाला चालू होगा। ओके, द डैश ऑफ जर्मन्स इन द यूएस वाज एसिलोरेटेड, तो 60 का सही जवाब होगा सी, एसिमिलेशन। ओके, द एसिमिलेशन ऑफ जर्मन्स इन द यूएस वाज एसिलरेटेड। ओके, चलिए अब हम लोग बुक का क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए 61, 61 नंबर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल मीन रूइन फॉर इंडियंस, पश्चिमी देश की सभ्यता भारत के लिए बर्बादी मानी जाती है, यदि आप उस सभ्यता की कॉपी करते हैं तो आप बर्बाद हो सकते हैं, कभी आबाद नहीं हो सकते हैं। 62, नन्नू काका इज मोर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इन, नन्नू काका सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोलने में कंफर्टेबल फील करते थे? मराठी। 62 का क्या होगा? ए होगा। ओके, चलिए बर्ट्रैंड रसेल वाज अ डिस्टिंग्विश्ड, बर्ट्रैंड रसेल एक विशिष्ट कार्यस्थान थे, तो 63 का सही जवाब होगा, मैथमेटिशियन भी थे, हिस्टोरियन भी थे। ओके, चलिए 64 नंबर, डैश इज द मेन कंसर्न ऑफ द न्यूज़पेपर, किसी भी न्यूज़पेपर का मुख्य कंसर्न क्या होता है? तो किसी भी न्यूज़पेपर का मुख्य कंसर्न क्या होता है? 64 का सही जवाब होगा डी, नेशनल इंटरेस्ट, मैंने उस न्यूज़पेपर का नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए देश में। डैश हैज बीन कॉल्ड द यंग नेशन ऑफ एंशियंट पीपल इंडिया, भारत में, भारत को यंग नेशन ऑफ एंशियंट पीपल, माने ये नौजवान भारत है, लेकिन अभी भी यहाँ पर एंशियंट पीपल रहते हैं, मतलब कि पुरानी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े लोग रहते हैं। 66, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर द बैंक ऑफ जस्टिस बैंकक्रप्ट, तो 66 का सही जवाब होगा डी। 67, जर्मेन ग्रियर इज अ वेल नोन डैश राइटर, जर्मेन ग्रियर एक मशहूर खाली स्थान लेखिका है, तो 67 का सही जवाब होगा डी, फेमिनिस्ट, नारीवादी, तभी तो ए चाइल्ड इज बॉर्न लिखी है।
The dad suggested that Benji should be allowed to keep hens. डॉक्टर ने सजेशन दिया कि बेंजी को कुछ मुर्गियां रखना चाहिए। बाप रे, और इतना तेज हो गया कि धूर से ही बन गया, जो अपनी माँ बाप को भी नहीं समझा, फुटपाथ पर छोड़कर चला आया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 69। पर्ल एस बक थिंग्स डैश इज एवर प्रेजेंटेड इन योर लाइफ। पर्ल एस बक जब इंडिया घूमने आई थी, जो चाइना की थी, तो वो भारत के जीवन बताती है कि भारत के जीवन में अभी भी खालिस्तान उपस्थित है। तो क्या उपस्थित है? रिलीजन, धर्म। तो 69 का ए। ओके, 70। हु वाज द हाइपोकोन्ड्रियक लैंड ऑनर मैरिज प्रपोजल। ये मैरिज प्रपोजल जो 11वां पार्ट पढ़े थे, उसमें कौन सा जमींदार थोड़ा सा हाइपोकोन्ड्रियक है, मतलब अचानक ही उसके उसका दिल घबराने लगता है। तो कौन? लोमोव, जो नतालिया से शादी करना चाहता था। 70 का सही जवाब होगा बी। ओके, चलिए 71 नंबर। अकॉर्डिंग टू जॉन डन, पहला पार्ट का है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है बाबू, पढ़ाए है ना, उसी का है। चलिए ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू जॉन डन, मैंस पावर इज फीबल। मनुष्य की शक्ति क्या होती है? कमजोर। 71 का सही जवाब होगा बी। जॉन डन वांट्स टू गो अवे नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हिज वाइफ। इसलिए नहीं उनको छोड़कर जा रहे हैं कि वे अपनी पत्नी से थक गए हैं, बल्कि वे अपने जीवन का कुछ देर आनंद मनाना चाहते हैं, एकांत रहकर जीवन समझना चाहते हैं, इसलिए जा रहे हैं। 73 नंबर। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डैश। तो 73 का क्या होगा जी? डी होगा, डेथ। मनुष्य का जीवन इज नो बेटर, लेटर लिखा है, बेटर होना चाहिए। ओके, चलिए 74। जॉन डन डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ। बेचारे जॉन डन क्षय रोग, टीबी की बीमारी से मर गए थे। कितने वर्ष की उम्र में मरे थे? मात्र 26 साल। 74 का क्या होगा? ए होगा। चलिए 75। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मैं सोचता हूँ कि बहुत सुंदर वह औरत थी। एपिटाफ का है, एन एपिटाफ चैप्टर का है, जो कौन लिखे? वाल्टर डेलामेयर। और एक और बात बाबू, आप ना टोटल कवि और लेखक का नाम याद कर लेना, सब्जेक्टिव में मिलान करने के लिए आएगा। इतना आप याद करते हैं तो 10 नंबर का सब्जेक्टिव में आप नंबर ला लीजिएगा, 10 नंबर वहाँ से मिल जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में भी 5-6 गो क्वेश्चन रहते हैं लेखक कवि से, तो 16 नंबर का काम कराएगा यदि आप लेखक और कवि का नाम याद कर लेते हैं तो। समझ गए ना? याद कर लीजिएगा, हम तो अपने ट्यूशन में सभी स्टूडेंट से रटवा दिए हैं। आगे, डैश इज नोन एज ए वॉर पोएट। किसको वॉर पोएट के नाम से जाना जाता है? इसमें से वॉर पोएट कौन है? तो जो 10 सोल्जर लिखे थे, यानी रॉबर्ट ब्रूक की। 76 का सही जवाब होगा ए। 77। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स इज फ्रॉम मैकविटी द मिस्ट्री कैट। उसी में ना बताया गया है कि उसका जो ब्रो होता है वो डीपली लाइंड रहता है, उसके ललाट पर लगता है कि वो कितना सोच विचार कर रहा है। चलिए 78 नंबर। केकीएन दारूवाला वाज अ डैश बाई रिलीजन। केकीएन दारूवाला जो फायर हिम लिखे थे बाबू, जिसमें अपने बेटे को भी आग के हवाले करते हैं, बड़ी मोह लगता है इस कविता को पढ़ाने में। ओके, तो रिलीजन क्या था उनका? पारसी थे। 78 का सही जवाब होगा ए। 79। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू। सांप वाला पार्ट है कि जैसे मवेशी पानी पीते हैं तो पानी भर पे पीते हैं, फिर अपना सिर ऊपर उठा लेते हैं, फिर पीते हैं, फिर उठाते हैं, वैसे ही वह कर रहा था। ये किस चैप्टर से है? स्नेक से है। 79 का सही जवाब होगा सी। 80। स्नेक्स वर सीन एमंग बुक्स। ये माई ग्रैंड मदर्स हाउस पार्ट का है कि जब गई अपनी नानी माँ के घर को फिर से देखने के लिए तो देखी कि किताबों में सांपों का बसेरा हो गया है। चलिए अब यहाँ से स्टोरी ऑफ इंग्लिश स्टार्ट होता है, गौर से सुनिएगा। ओके, 10 गो लगभग स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी देगा बाबू। ओके, हमने नोट्स दिया है, वहाँ सब तैयारी कर लीजिएगा। तो मिडिल एज का क्या है? कवर। तो 81 का सही जवाब होगा ये। मिडिल एज कवर्स, तो 81 का, अच्छा इसको पहले हटाने दीजिए ऐसे, या अब देखिए अब फ्रेश दिखाई दे रहा होगा। तो 1150 से 1500 ये मिडिल एज है। अब 1500 से अब तक क्या है? मॉडर्न इंग्लिश एज है। ओके, और 449 से 1066 जो लिखा है वो आपका हो जाएगा
ये एंशियंट वाला, प्राचीन वाला, ओल्ड इंग्लिश कह सकते हैं। ओके, चलिए अगला 82, हु रोट ए पैसेज ऑफ इंडिया। ए पैसेज ऑफ इंडिया किसने लिखा है? मस्त है सवाल, E.M. फॉर्स्टर। 82 का बी। 83, व्हाट हैज इनरिच्ड द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। तो 83 का सही जवाब हो जाएगा बी, बोरोइंग, यानी शब्दों को उठा उठा कर लाए गए अंग्रेजी में, और इसके वोकैब को क्या किया गया? इनरिच किया गया, सब उसमें डाला गया। चलिए, द नॉर्मैन कन्क्वेस्ट इन इंग्लैंड टुक प्लेस इन, कब प्लेस लिया था? तो 84 का सही जवाब हो जाएगा सी, 1066 ईस्वी में। चलिए 85 नंबर, विच लैंग्वेज इज अ लिंक लैंग्वेज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। नॉर्थ और साउथ इंडिया को जोड़ने वाली भाषा कौन सी भाषा है? तो 85 का सही जवाब हो जाएगा डी, इंग्लिश। ओके, क्योंकि साउथ इंडिया में अलग ही लोग भाषा बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में अलग ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश ऐसी है जो दोनों जगह बोलते हैं। चलिए 86, द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विद, मतलब यह किनका है? तो 86 का सही जवाब होगा बी, विलियम वर्ड्सवर्थ का है। चलिए 87, द कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा है? तो किसने लिखा है अगर ये पूछे तो 87 का सही जवाब होगा ए, चौसर ने लिखा है। 88, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ओल्ड इंग्लिश पीरियड की विशेषता मानी जाती है किस वजह से? तो 88 का सही जवाब होगा सी, इन्फ्लेक्शन की माध्यम से। ओके, चलिए अगला 89, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, एक खालिस्तान वर्ड, ड्रामा शब्द किस शब्द से मिलकर बना है, यानी किसका शब्द है, किस भाषा का शब्द है? तो ड्रामा जो है बाबू वह ग्रीक वर्ड है, तो 89 का सही जवाब होगा डी। 90, वी कैन डिस्टिंग्विश डैश डायलेक्ट्स इन ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स होते हैं? तो 90 का सही जवाब होगा सी, 4 डायलेक्ट्स होते हैं। डोरोथी एल्सेयर्स इज, डोरोथी एल्सेयर क्या है? तो क्या है भाई? एसेइस्ट है, निबंधकार है, समझ गए? तो 91 का सही जवाब होगा सी। चलिए 92, लास्ट में भी 10 को दे दिया है बुक वाला, कभी कभी स्टोरी ऑफ इंग्लिश को ही लास्ट कर लेता है, इसमें तो लास्ट में ये दे दिया है, बट कोई बात नहीं। चलिए, बेंजीज पेरेंट्स हैड रेंटेड देयर लैंड टू सैंडर्स, बेंजी के मम्मी पापा जिस जमीन पर रहते थे उनकी अपनी नहीं थी, और सैंडर्स से जमीन 30 वर्षों से पट्टे पर लिए थे, आज वो भी छिना गई। आगे बेटा खरीद लिया। हु रोट द नॉवेल्स अंटसाबल एंड कूली, अंटसाबल और कूली किसने लिखा है? तो M.R. आनंद ने। ओके, मुल्क राज आनंद इनका पूरा नाम होगा। तो 93 का सही जवाब होगा सी। 94, सिगा नोवेया इज अ जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, कितना मस्त सवाल है। वही सेब्बे वाली कहानी जिसमें कद्दू की पॉलिशिंग करता था, स्कूल में पकड़ा गया था, वही वाला है। चलिए 95, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, ये पंक्ति किस कविता से है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, सही जवाब हुआ 95 का सी। चलिए 96, और मात्र 4 सवाल है बाबू। आई थिंक आई डिड नॉट हिट हिम, मैं तो सोचता हूँ कि मैं उसे नहीं मार सका, स्नेक का है। बड़ी तुच्छ काम किए ना लेखक, क्या काम किए? पहले विश्वास दिला दिए कि आओ आओ पी लो भरपेट, मैं नहीं मारूंगा, बाद में मार दिए, बहुत खराब काम किए। 96 का क्या होगा? ए। चलिए 97, डेमोक्रेसी मीन्स डैट, डेमोक्रेसी का अर्थ होता है, अब क्या अर्थ होता है सुनिए गौर से और समझिए। द स्टेट इज नॉट द डैश बट द डैश ऑफ द पीपल, यानी सरकार हमारा मालिक नहीं है बल्कि सरकार हमारा नौकर है। तो 97 का सही जवाब होगा सी। 98, द लाइफ ऑफ द नोग्रोज इज क्रिपल्ड बाय, नेग्रो जाति के लोगों की जीवन जकड़ी हुई है, किस चीज़ से जकड़ी हुई है? तो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से। 98 का सी। 99, एंड दिस इज योर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, और जो अब तक लाइक नहीं किए होंगे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, यानी भूतकाल न तो कभी मरता है न स्थिर रहता है, वो हमारे आने वाले समय को निर्धारित भी करता है। चलिए 100 नंबर 100, चलिए 100 बता दे रहे हैं बाबू।
देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वन आई रिसीव्ड लव। एक घर है जो अब हमसे दूर हो गया है, जहाँ पर मुझे बहुत प्यार मिला था। ये किस चैप्टर से है? तो माय ग्रैंड मदर हाउस से है, जिसकी लेखिका है कमला दास। ओके बाबू, तो इस प्रकार पूरा आप लोगों को हम ऑब्जेक्टिव बतला दिए। अब थोड़ा सब्जेक्टिव देख लीजिए। ये सब आया है निबंध, यूजेस एंड एब्यूजेस ऑफ सिनेमा, चाइल्ड लेबर, द वैल्यू ऑफ ट्रीज, मैन एंड मशीन, सेव अर्थ, ये सब आया है। फिर ये सब एक्सप्लेनेशन आया है, देख लीजिएगा। फिर ये सब भी एक्सप्लेनेशन आया है पद्य का, देख लीजिएगा, यानी पोएट्री का। 2 लेटर आएगा, ये वाला, इसको देख लीजिएगा, किसी एक पर जवाब देना है। और ये 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से नहीं 10 क्वेश्चन है। देखिए 10 क्वेश्चन में से 5 का जवाब देना है, 2-2 नंबर वाला है, समझ गए। और ये देखिए 6 सवाल है, 3 का जवाब देना है। ए है समरी प्रोज का, नहीं पोएट्री का, बी है समरी प्रोज का, सी है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन, डी है मैचिंग, और ई क्या है? ट्रांसलेशन, और एफ भी क्या है? मैचिंग। तो इसमें से कोई 3 लिखना है। तो हम बताए हैं कि लेखक का नाम और कवि का नाम दोनों याद कर लीजिएगा। यहाँ से आप 2 को मिलान कर लीजिएगा, और एक या तो ट्रांसलेशन बना सकते हैं, या ये क्वेश्चन आंसर दिए थे, याद किए होंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, तो वो बना सकते हैं। ओके, चलिए। और इसके बाद ये क्या है? संक्षेपण है, प्रीसिस है, यहाँ पर प्रीसिस है, यहाँ पर पैसेज है। तो ज़्यादा बच्चे तो वही करते हैं कि ऊपर से जो दिया है पैसेज, उसी में से चुन कर जवाब लिखना रहता है, वो लिख देते हैं, समझ गए ना। इस प्रकार यह वीडियो ख़त्म हुआ। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो दिल से धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करके रेडी रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।